नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और वी न्यूज आप देख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रश्मि खेत्रपाल जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनसे जानेंगे कि आखिर जीएसटी क्या है, वो किस तरीके से जीएसटी को समझती हैं और किस तरीके से जीएसटी को देखती हैं। रश्मि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू। रश्मि जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 3 साल से ज़्यादा हो गए जीएसटी को लागू हुए, लेकिन अभी भी कई लोगों के दिमाग में असमंजस की स्थिति होती है कि आखिर जीएसटी क्या है, किस तरीके से इसको हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहेंगे। देखिए, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारे देश में अब हमने लागू किया है। पहले हमारे देश में अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ऐसे अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, जो कि हर स्टेट अलग अलग रेट पर वो टैक्स लगाती थी। अब उस चीज़ को पूरी तरह से नेशन वाइड एक सिंगल टैक्स लाने के उद्देश्य से जीएसटी को लॉन्च किया गया। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहाँ पर एक ही टैक्स है जो पूरे इंडिया में सेम टैक्स उस गुड पर होता है। और ये बहुत से और बाहर भी देशों हैं जहाँ पर जीएसटी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और इंडिया में भी अब तो इतने सालों में 3 सालों में की जर्नी जो हमने इंडिया में जीएसटी की है, उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हमने देखी है। बिल्कुल, जैसे कि रश्मि जी, आपने सेम टैक्स की बात करी, लेकिन अगर लीकर की और पेट्रोल की मैं बात करूं तो वहां पर वेट लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में 2 टैक्स लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है। इसको किस तरीके से समझाएं? देखिए, जो लिकर और अगर हम पेट्रोल की बात करें, वो उसकी कंजम्पशन डोमेस्टिक कंजम्पशन होती है और वो लिमिटेड होती है उस स्टेट के लिए, राइट। जब हम मैं कि दूसरे गुड्स की बात करूं, चाहे मैं क्लोथ्स की बात करूं, चाहे मैं किसी तरह के पेस्टिसाइड्स की बात करूं या इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करूं, तो वहाँ प्रोडक्शन चाहे एक स्टेट में हो, बट उसकी कंजम्पशन पूरी इंडिया के अंदर होती है। तो वहाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सेम रेट ऑफ टैक्स पूरे इंडिया में हो, ताकि कहीं पर भी जो कंज्यूमर है उसको सेम प्रोडक्ट सेम कॉस्ट के ऊपर मिले। अब जहाँ तक हम बात करते हैं पेट्रोल और लिकर की, तो उसकी कंजम्पशन बहुत डोमेस्टिक कंजम्पशन होती है और एरिया लोकलाइज्ड होती है। ऐसे में वहाँ पर अगर उनके ऊपर वैट लग रहा है और वो कलेक्शन डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा हर्ज नज़र नहीं आता। बिल्कुल, जैसे कि आपने फिलहाल अभी इस टैक्स को लेकर बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए जीएसटी का सॉफ्टवेयर है, वो अलग से बनाया गया है, और सुनने में आ रहा है कि आपके द्वारा भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। क्या कुछ फीचर्स हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर जीएसटी, जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो जीएसटी की साइट पर जाकर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है। यस, मैंने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड बेस्ड है। ये डिफरेंस है, जो गवर्नमेंट ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्लाउड बेस्ड नहीं है। जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्लाउड बेस्ड है। तो डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि आप इसको वर्ल्ड के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और स्पेशली ये जो लॉकडाउन आया और ये कोविड आया, इसमें तो इस सॉफ्टवेयर की मैंने बहुत ही सक्सेस देखी और लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन करी, क्योंकि वो अपने घरों से बैठकर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर पाए और कहीं पर भी काम रुका नहीं। बिल्कुल, तो जैसे कि कहीं पर भी काम रुका नहीं, चाहे कोविड-19 हो या कोई भी मुसीबत हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को लेकर यहाँ पर बात करी है, तो कहीं ना कहीं तारीफ काबिल तारीफ भी है। लेकिन रश्मि जी, यहाँ पर मैं समझना चाहूँगी, जीएसटी को लेकर हमारा जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि अगर मैं बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ, चाहे वो पावरफुल कंट्रीज़ हो, अमेरिका की बात करूँ या फिर अदर रूस की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर जो जीएसटी है वो इक्वल रहता है। लेकिन हिंदुस्तान की मैं बात करूँ तो उतार चढ़ाव इसमें देखा जाता है। देखिए, जो जैसे कि हमने बात करी कि हमारे यहाँ पर जीएसटी अभी हम 3 साल अपने जीएसटी को कंप्लीट किए हैं, उससे ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। लेकिन जो रेट्स में डिफरेंस आया कि पहले जब हमने जीएसटी लॉन्च किया था तो एक डिफरेंट रेट्स थे और आज डिफरेंट रेट्स हैं। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि जो पहले रेट्स अनाउंस किए गए थे एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ जीएसटी, वो रेट्स भी बहुत रैशनल से डिसाइड किए गए थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने एकदम से बैठ के डिसाइड कर लिया इसको 5% कर दो, इसको 12 कर दो, 18% कर दो, ऐसा नहीं था। जो वैट उस समय एप्लीकेबल था, जो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था, जो ऑक्ट्रॉय या टैक्सेस एप्लीकेबल थे, उन सब का टोटल करके एक रैशनल के साथ वो रेट निकाले गए थे। और मैं तो अपनी गवर्नमेंट का, सरकार का, जीएसटी काउंसिल का अपलॉड करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने रिजिडिटी नहीं मेंटेन करी।
जब हमारे पास फीडबैक आया, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की तरफ से फीडबैक आया, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपना फीडबैक सरकार को और जीएसटी काउंसिल को दिया कि ये रेट कम होना चाहिए, लोगों को ये रेट ज़्यादा लग रहा है, तो जीएसटी काउंसिल ने रिजिडिटी नहीं मेंटेन करी और जहां उन्हें लगा उन्होंने उस रेट को कम किया। और नॉट ओनली के जो फीडबैक के बाद रेट कम हुआ, लेकिन जब एक्चुअल काम होना शुरू हुआ और लगा कि इसके अंदर रेट और कम हो सकता है, स्कोप है, तो वहाँ दोबारा जीएसटी काउंसिल ने सुओ मोटो भी रेट्स कम करे। किसी इंडस्ट्री को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी तक सिर्फ इम्पोर्ट होता था और अब हम उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें मोदी जी का स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया वाले जो स्कीम्स थी, और हमें लगा कि उसके अंदर इस प्रोडक्ट को कवर किया जा सकता है, इसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रूप में कवर किया जा सकता है, तो वहाँ पर भी जीएसटी को कम किया गया। बिल्कुल, तो इस तरीके से तो आपने बखूबी रूप से बता दिया, लेकिन आज भी जैसे कि जीएसटी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं लागू हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई कंज्यूमर कोई सामान लेना चाहता है और वो किसी शॉपकीपर से अपना सामान मंगवाता है, तो शॉपकीपर का पहला सवाल यही होता है, बिल कौन सा चाहिए। इसको किस तरीके से देखो, इस बात के लिए मैं टोटली शॉपकीपर को नहीं कहूँगी कि उसकी गलती है। कहीं ना कहीं हमने जीएसटी जो लॉन्च करते समय हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा था, बहुत साफ था कि हम देश में एक सिंगल टैक्स चाहते हैं, एक देश में चाहते हैं कि जो ब्लैक मनी है वो गायब हो जाए और हम वाइट इकोनॉमी की तरफ मूव करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि आज से 10 साल पहले मैं लंदन गई थी और लंदन में मैंने वहाँ पर केमिस्ट शॉप से कुछ दवाई खरीद रही थी, तो मैं लाइन में लगी थी, तो मैंने देखा कि जो कोई एक पत्ता भी डिस्प्रिन का खरीद रहा था तो वो क्रेडिट कार्ड दे रहा था। और उस समय मैं पीछे लाइन में लगी हुई, मैं सोच रही थी कि कितना गरीब है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि एक पत्ता दवाई का खरीद सके। लेकिन उस लाइन में लगे लगे जब मैंने देखा कि हर बंदे ने क्रेडिट कार्ड देकर ही दवाई खरीदी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इस इकोनॉमी को कितनी अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कि ईच एंड एवरी पेनी जो कि स्पेंड हो रहा है या टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो वाइट में कलेक्ट हो रहा है और गवर्नमेंट के पास वो पूरा टैक्स जा रहा है। तो जब आज 10 साल बाद मैं अपने देश में ये होता हुआ देखती हूँ तो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। लेकिन अब जो प्रॉब्लम हमने फोर्सी नहीं करी वो ये थी कि जो हमारा छोटा व्यापारी है, जो स्मॉल दुकानदार है, किराना मर्चेंट है, उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग खरीदे, उसके बाद वो जीएसटी रिटर्न बनाने के लिए अकाउंटेंट्स अलग से हायर करे और उसके बाद वो जीएसटी रिटर्न और ऑडिट करने के लिए सीएस की सर्विसेज ले, तो इतना बैंडविड्थ उसके पास होता नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया अकाउंट मैजिक के नाम से, वो मैंने बनाया है इन छोटे व्यापारियों और मिडिल मैन्स के लिए, क्योंकि मुझे मैं पिछले 20 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस में हूँ, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक इन छोटे व्यापारियों से ये हैंडल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो आज भी इस बात से बचना चाहते हैं कि उनको बिल ना बनाना पड़े, तो और इस सारी जो कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम है उससे वो बच सके। तो बिल्कुल रश्मि जी, जैसे कि अगर देखा जाए जीएसटी फाइनल करने के लिए जो तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं एक हलचल होड़ रहती है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, जो मैं समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो जीएसटी रिटर्न फाइल होती है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करें, तो जीएसटी रिटर्न की जब हम बात करें तो इंडिया में यहाँ पर मुझे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखता है कि हमने जीएसटी की एक डेडलाइन दे दी। हालांकि जहाँ पर भी सरकार को लगता है कि ये डेडलाइन मीट नहीं हो पाएगी, डेडलाइन एक्सटेंड कर दी जाती है और अभी भी आपने देखा कि डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई। लेकिन जो मैंने बाहर कंट्रीज़ में देखा, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत रहता है और मैं जाती रहती हूँ और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस टॉपिक के अंदर, तो मैं कंट्रीज़ में जाकर इसके ऊपर रिसर्च भी करती हूँ। न्यूजीलैंड और यूएई, नेपाल, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर मैंने इस पर रिसर्च भी करी है। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं यूएई में गई थी और वहाँ डिस्कशंस के दौरान बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पसंद आई कि वहाँ रोटेशनल फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। यानी कि अगर मेरी रजिस्ट्रेशन आज 12 अक्टूबर को हुई है तो मेरे लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट 11 नवंबर की है। सिमिलरली जिसकी रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर को हुई है उसके लिए रिटर्न फाइलिंग डेट 12 नवंबर की है। सो हर रोज हर बंदे के लिए, कुछ बंदों के लिए रिटर्न फाइलिंग डेट है। उससे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है सर्वर के ऊपर वो इवन आउट हो जाता है। और नॉट ओनली सर्वर के ऊपर प्रेशर इवन आउट हो जाता है,
बट इसके साथ साथ प्रोफेशनल्स के ऊपर भी प्रेशर इवन आउट हो जाता है। अदरवाइज मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मेरे पास 20 भी क्लाइंट हो मिनिमम, हर सीए के पास, अकाउंटेंट्स के पास मैं मानूंगी कम से कम मिनिमम 20 क्लाइंट्स होंगे, तो अगर 20 के 20 क्लाइंट्स लास्ट के 2 दिनों में मेरे पास रिटर्न भरवाने आ जाएंगे तो एक, मैं उन सब का जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी उस क्वालिटी के साथ। दूसरा, जैसे ही मैं लास्ट डे पर हम सारे जने उस सर्वर पे इतना लोड डाल देंगे तो वो सर्वर क्रैश हो जाता है। सो उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमको भी ये जो रोटेशनल रिटर्न फाइलिंग है इसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं हम उसको स्टैगर कर दें और एवरी डे कुछ नंबर ऑफ यूजर्स के लिए वो रिटर्न फाइलिंग डेट आ जाए, ताकि जो सर्वर के ऊपर लोड आता है और जो प्रोफेशनल्स के ऊपर लोड आता है वो लोड कम हो सके और रिटर्न फाइलिंग ज़्यादा स्मूथ हो सके। तो रश्मि जी यहाँ पर समझना चाहेंगे कि रिफंड्स को लेकर जो लगातार कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि वो हर महीने ना देकर जो लगातार कई महीने उनको देना पड़ता है, इसको किस तरीके से आप समझेंगे? देखिए, जीएसटी रिफंड्स की जहाँ तक बात की जाए तो इनिशियली ठीक है कि कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन अब जो मेरी नॉलेज है कि जीएसटी रिफंड्स टाइम से मिल रहे हैं। अब लोगों की जो कंटेंशन रहती है कुछ लोगों की कि जी हमें रिटर्न मंथली फाइल ना करके क्वार्टरली फाइल करने दिया जाए, जो कि एक लिमिट तक अलाउ भी कर दिया है। छोटा व्यापारियों को रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है और जो बिग मर्चेंट्स हैं उन्हीं को रिटर्न मंथली फाइल करनी है। लेकिन ये चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ है कि जो एक बंदे का आउटपुट टैक्स है, यानी कि जो मैंने सेल्स किया उस पर जो मेरा टैक्स है वो आपके लिए इनपुट है, किसी और के लिए वो इनपुट टैक्स है। अगर मैं रिटर्न अपनी 3 महीने नहीं जमा करती हूँ, मैं अपनी रिटर्न 6 महीने नहीं जमा करती हूँ, तो जो मेरा जो आउटपुट टैक्स का बेनिफिट आपको मिलना था वो आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो हम एक इकोसिस्टम के अंदर है जहाँ पर हर बंदा दूसरे बंदे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि एक बंदे का आउटपुट दूसरे बंदे का इनपुट टैक्स है। सो अगर हम सारे ये डिफ़ॉल्ट करने लग जाएं या सारे ये सोचने लग जाएं कि मैं बाद में जमा कर दूंगा या मेरे पास अभी टाइम नहीं है रिटर्न जमा करने का, और हमारे यहाँ तो सीजनल कहें तो हम शॉपिंग सीज़न आता है, जैसे कि अब हमारा दिवाली सीज़न शुरू हो गया है, तो जहाँ पर नॉर्मली जो मर्चेंट्स मैंने देखे हैं कि वो कहेंगे कि जी कोई बात नहीं, हम रिटर्न लेट फाइल कर देंगे, हम टैक्स भी पेनल्टी दे देंगे, लेकिन हम अभी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा अभी काम का सीज़न चल रहा है। बट हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम एक इकोसिस्टम के अंदर है, जिसमें से अगर एक भी लिंक टूट जाता है या एक भी बंदा अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करता है, तो वो जो एंड बंदा जिसको रिफंड मिलना है वो उस रिफंड उसका डिले हो जाता है। सो वो डिले सरकार की वजह से नहीं होता, वो हम लोगों की ही वजह से वो डिले होता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर मैं डिजिटलाइजेशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अब पहले कैश में पेमेंट होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे पेटीएम के थ्रू, कार्ड के थ्रू ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं ये दुहाई भी देते हैं कि कार्ड से पेमेंट ना करके, क्योंकि 3% सीधा बैंक को जाता है, उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ करे? देखिए, जो ये बात हमने कही कि अभी तक अगर मैं कुछ साल पहले तक की बात करूं तो हमारे पास वीज़ा और मास्टर्स 2 तरह की पेमेंट्स होती थी क्रेडिट कार्ड से कि हम कर सकते थे, और कुछ टाइम में पीछे पेटीएम और बहुत सारे और ऐप्स भी आ गए डिजिटल पेमेंट के लिए। लेकिन अब ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो सारे जो हैं वो कुछ ना कुछ फ़ीस 2%, 3%, 4% भी, क्योंकि कुछ क्रेडिट कार्ड्स 4% तक भी चार्ज कर लेते हैं, तो वो फीस जो है वो मर्चेंट की जेब में से जा रही है। जिस चीज़ का ध्यान में रखते हुए भीम ऐप, अगर आपको मालूम हो तो एक भीम ऐप सरकार ने लॉन्च करी थी, जिसमें जो मर्चेंट को फीस लगती है वो काफ़ी कम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करनी चाहिए। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे देश के अंबानीज और टाटाज से कि आप लोग भी हम जैसे छोटे स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जैसे अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मेरे सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली आप सेल्स कीजिए, और सेल्स आपने जैसे ही उस सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल्स करी, आपका टैक्स कैलकुलेशन हो जाती है और रिटर्न, जीएसटी रिटर्न ऑटोमेटिकली बन जाती है और उसको सिर्फ अप्रूव करके फाइल करना रह जाता है। तो ऐसे में आज हम बोल रहे हैं कि जी बाहर के चाइनीज़ इन्वेस्टर्स नहीं लेने हैं या बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि हमारा डाटा भी वनरेबल हो रहा है। तो यहाँ पर आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने हमारे देश के बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं हम जैसी छोटी स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग करें
और सपोर्ट करें। और जैसे कि मैं एक बिलिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, तो ऐसे ही बहुत सारे पेमेंट गेटवेज भी हैं जो लोकली इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। अगर उनकी हैंड होल्डिंग की जाए तो जो दुकानदारों की ये प्रॉब्लम है कि उनको फ़ीस बहुत देनी पड़ती है, वो भी दूर हो सकती है। बिल्कुल, तो ये थी रश्मि खेत्रपाल जिन्होंने बखूबी रूप से बताया कि आखिर जीएसटी क्या है, किस तरीके से इसे समझा जा सकता है और किस तरीके से सरकार के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ देखते रहिए वी न्यूज़।